मॉर्निंग एवरीवन। आर्या आईएएस में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम क्लास 10th की ज्योग्राफी के अंतर्गत चैप्टर 4 कृषि को पढ़ने वाले हैं। एग्रीकल्चर क्या क्या पढ़ेंगे हम इस क्लास में, ये हम एक बार रूपरेखा बना लेते हैं। जैसे कृषि, एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति, इसके बाद हम जानेंगे कृषि क्या है, इसी क्लास में हम जानेंगे कृषि के प्रकार, कृषि कितने प्रकार की जाती है ना, और कृषि का पैटर्न क्या है, क्रॉपिंग पैटर्न क्या है, क्रॉपिंग पैटर्न किसका, कृषि का। हिंदी में क्या कहते हैं, शस्य प्रारूप। इसके बाद हम जानेंगे मुख्य फसलों के बारे में, और मुख्य फसलों के अंतर्गत फसलों को 3 प्रकार से बांटा है, जिसमें है खाद्य फसलें, अन्य खाद्य फसलें से के अंतर्गत क्या होगा, जो अनाज नहीं है वो फसलें, है ना, लेकिन खाई जाती हैं, और अखाद्य फसलें, इनके बारे में जानेंगे कौन कौन सी फसल है और कैसी परिस्थितियों में ये बोई जाती हैं, ये सभी कुछ हम जानेंगे। इसके बाद जानेंगे हम प्रौद्योगिकी, कृषि से जुड़ा हुआ ही पक्ष है, टेक्नोलॉजी और संस्थागत सुधार। कृषि में टेक्नोलॉजी और संस्थागत सुधार क्या किए गया है, इसके बारे में जानेंगे, किस तरह से किए गए। इसके अतिरिक्त कृषि की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, ये सब हम चैप्टर 4 के अंतर्गत ही पढ़ेंगे। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, रोजगार और उत्पादन में क्या योगदान है, इसके बारे में भी जानेंगे। कृषि का क्या योगदान है अर्थव्यवस्था में, रोजगार में, उत्पादन में, ये हमें पता चलेगा इस चैप्टर के माध्यम से। इसके साथ ही हम जानेंगे वैश्वीकरण का कृषि पर प्रभाव, ग्लोबलाइजेशन का कृषि पर कोई प्रभाव हुआ है, यदि हाँ तो क्या क्या प्रभाव हुआ है, इसके बारे में जानेंगे। तो इतने सारे टॉपिक हम इस चैप्टर के अंतर्गत कवर करेंगे। आज की क्लास में हम खाद्य फसलों तक पढ़ेंगे, रेस्ट ऑफ अगली क्लास में फिनिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। एग्रीकल्चर, कृषि। एग्रीकल्चर शब्द की इसका हिंदी अर्थ क्या है, कृषि। एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, लैटिन शब्द से हुई है। लैटिन शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है, और ये शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है। 2 शब्दों से मिलकर बना है। कौन से 2 शब्द, एग्री और कल्चर। एग्री का अर्थ सॉइल या मृदा, और कल्चर का अर्थ क्या है, कल्टीवेशन। ये इसके क्या है, शाब्दिक अर्थ है। ठीक है, ये इसका शाब्दिक अर्थ हो गया। अब प्रश्न है कि कृषि है क्या, कृषि है क्या, किसे कृषि कहेंगे। एक तो जो हम आम जीवन में देखते हैं कि भूमि पर जुताई करके जो फसल उगाते हैं वो क्या है, कृषि है ना। भूमि पर जुताई करके जो फसल उगाई जाती है वही कृषि कहलाती है।
स्पष्ट है? ये हम सभी जानते हैं। लेकिन क्या सिर्फ जो फसल उगाई जाती है वही कृषि में शामिल है? नहीं, और भी पक्ष शामिल हो सकते हैं कृषि के अंतर्गत। तो वो कौन से हैं, हम इसके अंतर्गत जानेंगे। उससे पहले हम जान लेते हैं कृषि क्या है। एक प्राथमिक क्रिया है। क्या है? प्राथमिक क्रिया है। अब प्राथमिक क्रिया क्या होता है? किसी भी देश में, देश की जो अर्थव्यवस्था है, जो आर्थिक क्रियाएं संचालित होती है, किसी भी देश में जो आर्थिक क्रियाएं संचालित होती हैं, उसके लिए 3 क्रियाएं उत्तरदायी हैं, है ना? प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आता है कृषि और खनन। ठीक है, तो कृषि क्या है? प्राथमिक क्रिया है। कृषि में, एग्रीकल्चर में क्या क्या शामिल है? फसल उगाना तो हम सभी जानते हैं लगभग, है ना? तो लेकिन इसके अलावा भी शामिल हो सकते हैं, तो क्या क्या शामिल है देख लेते हैं। फसल, फल, सब्जी, फसल उगाना, फल उगाना, सब्जी उगाना, फूल उगाना, और पशुधन पालन, पशुओं का पालन करना। ये सब किसमें आता है? कृषि के अंतर्गत आता है, अर्थात कृषि में शामिल है। ये सभी कार्य कृषि के अंतर्गत आएंगे। कृषि से क्या प्राप्त होता है हमें? एग्रीकल्चर करने से खाद्यान्न, अन्न प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? अन्न प्राप्त होता है। खाद्यान्न खाने के रूप में जो अन्न है होए सॉरी अन्न उपजाते हैं, वही प्राप्त करते हैं कृषि के माध्यम से। तो खाद्यान्न का उत्पादन होता है या खाद्यान्न उत्पन्न किया जाता है। साथ ही उद्योगों के लिए, जो इंडस्ट्रीज हैं, बड़े बड़े उद्योग हैं, उद्योगों के लिए कच्चा माल का उत्पादन भी कृषि के माध्यम से होता है। कच्चा माल का उत्पादन। इसके अतिरिक्त कृषि करके क्या किया जाता है? निर्यात भी किया जाता है। निर्यात से क्या तात्पर्य है? बाहरी देशों को भेजा जाता है। क्या किया जाता है? निर्यात भी किया जाता है। जैसे फलों को निर्यात करते हैं, आपने सुना होगा अल्फांसो आम के बारे में। क्या करते हैं? उसका निर्यात करते हैं। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी चीजें निर्यात की जाती हैं। खाद्यान्न में भी निर्यात करते हैं, चावल का निर्यात करते हैं, दूसरे देशों को भेजते हैं, गेहूं का निर्यात करते हैं। तो कृषि के माध्यम से ही इनको इनका उत्पादन किया जाता है और उसके बाद निर्यात भी किया जाता है। कृषि पर विश्व में 50% जनसंख्या, विश्व की 50% जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है, कृषि कार्यों से जुड़ी हुई है, कृषि कार्यों में संलग्न है। वहीं अगर भारत में देखें तो भारत में 2/3, कितनी? 2/3 जनसंख्या कृषि पर निर्भर है, एग्रीकल्चर पर निर्भर है ना? तो कृषि के बारे में हमने इतनी सारी बातें जान ली। कृषि क्या है? एक प्राथमिक क्रिया है और सबसे सरल पहचान तो हमारी हम सभी को पता है कि भूमि पर कृषि एक वह प्रक्रिया है जिसमें भूमि की जुताई करके क्या की जाती है? फसल उगाई जाती है। ये हम सभी को पता है ना? लेकिन और भी क्या क्या शामिल है हमने ये जान लिया। आगे बढ़ते हैं हम। अब हम जानेंगे कृषि के प्रकार। एग्रीकल्चर के प्रकार, टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर, फार्मिंग कितने प्रकार की होती है? कृषि कृषि 3 प्रकार की है। कौन कौन सी? प्रारंभिक, जीविका, निर्वाह कृषि।
इंग्लिश में इसका क्या नाम होगा? प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। दूसरा प्रकार कौन सा है? गहन जीविका कृषि। इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। और थर्ड है वाणिज्यिक कृषि। वाणिज्यिक कृषि कॉमर्शियल फार्मिंग। कॉमर्शियल फार्मिंग। तो आपने जाना कृषि कितने प्रकार की है? 3 तरह की है। प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि, दूसरी गहन जीविका कृषि, तीसरी वाणिज्यिक कृषि। अब हम एक एक करके इनके बारे में जानेंगे। फर्स्ट है प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि। प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। ठीक है, इस कृषि के बारे में जानेंगे। क्या है ये कृषि? इसमें आप ध्यान से देखिए तो जीविका आजीविका के लिए जो कृषि की जाती है, जीविका से क्या तात्पर्य है? आजीविका के लिए, अर्थात भरण पोषण के लिए, है ना। और निर्वाह कृषि प्रारंभिक, ये 3 शब्द हैं। सबसे पहले हम निर्वाह कृषि को समझते हैं। क्या है निर्वाह कृषि? सबसिस्टेंस फार्मिंग। इस कृषि में जो कृषक परिवार होता है, जो समुदाय होता है, जो लोग होते हैं, परिवार होता है, वो क्या करता है? परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ये कृषि मात्र की जाती है ना। निर्वाह कृषि में क्या होता है? परिवारों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो कृषि की जाती है वो क्या है? सबसिस्टेंस फार्मिंग। तो आपने देखा होगा जो सेकंड कृषि है, गहन जीविका कृषि, उसमें भी क्या है? सबसिस्टेंस फार्मिंग। तो वो कृषि भी इसी तरह से है, परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वो कृषि भी की जाती है जो सेकंड है ना। हम आगे पढ़ेंगे तो फिर उसके बारे में अच्छे से चर्चा करेंगे। तो जो निर्वाह कृषि है वो परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाती है। इसमें जो प्रौद्योगिकी होती है वो बहुत ही निम्न स्तरीय होती है। कैसी? बहुत ही निम्न स्तरीय प्रौद्योगिकी प्रयोग की जाती है। निम्न स्तरीय प्रौद्योगिकी। इसके अतिरिक्त पारिवारिक श्रम का उपयोग करके ये कृषि की जाती है। पारिवारिक श्रम का उपयोग करके ये कृषि निर्वाह कृषि की जाती है। तो आपको निर्वाह कृषि समझ में आ गई। उसके मूल उद्देश्य क्या है? परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, और इस कृषि को करने में बहुत ही निम्न स्तरीय प्रौद्योगिकी और पारिवारिक श्रम का उपयोग किया जाता है ना। अब बात करते हैं प्रारंभिक, मतलब बहुत पुरानी, आदिम समय की, है ना। हो सकता है इसकी जगह कई बार नाम लिख कर आए आदिम निर्वाह कृषि, तो वो भी सेम ही होगी। तो ये जो प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि है, अब हम इसके कैसे करते हैं इसके बारे में समझते हैं। मूल आप समझ गए। निर्वाह कृषि आपको ध्यान रहेगा तो समझना क्या होगा? आसान। क्या होता है इस कृषि में कि कृषि भूमि के छोटे टुकड़ों पर कृषि भूमि का क्या है? एक छोटा टुकड़ा है कुछ इस तरह से। इस पर आदिम औजारों से
बताया ना मैंने आपको, निम्न स्तरीय प्रौद्योगिकी, तो आदिम औजार, बहुत पुराने जो औजार हुआ करते थे उनकी मदद से। तो आदिम औजार या प्रारंभिक स्तर के जो औजार थे उनकी मदद से कृषि की जाती थी। आदिम कृषि औजारों से, टूल्स से, प्रिमिटिव टूल्स जैसे जैसे लकड़ी का हल, ये क्या है? आदिम कृषि औजार के अंतर्गत आएगा। डाउ, ये इसका जो हैंडल होता है वो लंबा सा होता है और आगे कुछ नुकीला लोहे का लगा रहता है जिससे खुदाई करने में काम में आता है। धार लेकिन एक ही तरफ से होती है इसमें। डाउ, खुदाई करने वाली छड़ी। और इसके अतिरिक्त मुख्य क्या होगा? परिवार है या समुदाय श्रम के माध्यम से ये कृषि की जाती है, जो कि आपको पहले से ही ज्ञात है ना? ये जो कृषि है कौन सी? प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि। किस पर निर्भर है ये कृषि? ये कृषि निर्भर है प्रायः कहाँ? मानसून पर। ये कृषि मानसून पर निर्भर है। साथ ही मृदा की जो प्राकृतिक उर्वरता है उस पर निर्भर है। प्राकृतिक उर्वरता है, उर्वरता से तात्पर्य क्या है? मृदा में जो पोषक तत्व होते हैं उससे तात्पर्य है ना, मृदा में कितने पोषक तत्व हैं। तो जो मृदा की प्राकृतिक उर्वरता है उस पर निर्भर है। और ये जो आदिम या प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि है, इसके अंतर्गत कौन सी कृषि आएगी? इसके अंतर्गत होगी कर्तन दहन प्रणाली स्लैश एंड बर्न कृषि। ठीक है, यह कौन सी कृषि है? स्लैश एंड बर्न कृषि है। ठीक है, अब प्रश्न ये है कि स्लैश एंड बर्न जो तकनीक है, जो प्रणाली है, ये किस तरह से एग्जैक्टली काम करती है, तो समझते हैं। जैसे कि एक किसान है, ये जंगल के जो क्षेत्र होते हैं, जंगली क्षेत्रों में जमीन का एक टुकड़ा क्या किया? सिलेक्ट किया। ये क्या है? जमीन का एक टुकड़ा है ना, जमीन का टुकड़ा है। इस टुकड़े पर पेड़ पौधे, जंगल, झाड़ियां वगैरह लगी होंगी है ना, तो उसे क्या करेंगे? उसमें आग लगा देंगे। जमीन के टुकड़े पर जो भी पेड़ पौधे या झाड़ियां होंगी उस पे आग लगा देंगे। क्या करेंगे? आग लगा देंगे, है ना। साफ साफ लिखा है स्लैश एंड बर्न। बर्न मीन्स क्या? जलाना, काटना और जला देना। उनको काटना और जला देना। जो छोटे छोटे उन्हें काट दिया, बाकी सबको जला दिया, तो आग लगा दी। आग लगाने के बाद क्या करते हैं? जो राख है, आग लगाने के बाद जो पेड़ पौधे या झाड़ियां थे उनके जो राख है उसे मृदा में, उसी भूखंड में, ये जो भूखंड है इसी में क्या किया? राख को मिला दिया। राख को उसी भूखंड में, उसी जमीन के टुकड़े में मिला दिया, है ना। और इसके बाद अब उस पर क्या करेंगे? तो इसके बाद अब उस पर खेती करेंगे। भूखंड में मिला दिया, अब उस भूखंड पर कृषि करेंगे, अर्थात फसलें उगाएंगे। तो ये पद्धति क्या है? स्लैश एंड बर्न कृषि
है। ठीक है, कर्तन दहन प्रणाली है। इस तरह से किसानों के द्वारा या लोगों के द्वारा जो जनजातीय क्षेत्र है वहां पर कृषि की जाती है। ठीक है, जमीन के टुकड़े को साफ करके उस पर अनाज उगाते हैं। ये तरीका आपको समझ आ गया। अब हम इस तरफ बढ़ते हैं। ऐसा अब उस भूखंड पर क्या करेंगे? कृषि करेंगे। कृषि करने जब तब तक कृषि करेंगे इस भूखंड पर जब तक कि उस भूमि की, उस भूखंड की उर्वरता कम ना हो जाए। तब तक कृषि करेंगे जब तक उर्वरता कम ना हो जाए, कम ना हो जाए, है ना। और एक बार उर्वरता कम हो गई तो उस भूखंड को छोड़ देंगे और किसी नए भूखंड की तलाश में, किसी नए जमीन के टुकड़े की तलाश में निकल पड़ेंगे। और जैसे ही जमीन का टुकड़ा मिला, ठीक है, क्या करेंगे? वापस से इसी विधि के माध्यम से। कौन सी विधि? ये जमीन का टुकड़ा है, वहां पर पेड़ पौधे जो झाड़ियां हैं कुछ को जो छोटे होंगे उन्हें काट देंगे, शेष को जला देंगे। फिर जो राख होगी उसको मिट्टी में मिला देंगे, मृदा में मिला देंगे, जिससे मृदा के पोषक तत्व और अच्छे हो जाएंगे, बेहतर हो जाएगी, है ना मृदा। फिर उस पर फिर से फसलें उगाएंगे। तो 1 से 2 साल तक क्या करते हैं? कृषि करते हैं उस भूखंड पर। और एक बार फिर से जब मृदा की उर्वरता समाप्त हो जाती है तो उस भूखंड को छोड़कर दूसरे भूखंड की तलाश में निकल पड़ते हैं। और फिर से अगला भूखंड मिलने पर क्या होता है? सेम प्रक्रिया से कार्य शुरू कर देते हैं। तो याद रखना क्या है? स्लैश एंड बर्न, जलाकर भूखंड पर अनाज उत्पादन करने के लिए उन्हें जलाकर राख को मृदा में मिला देते हैं। इस प्रक्रिया के माध्यम से क्या करते हैं? खेती करते हैं। और ये जो पूरी प्रक्रिया है किसके अंतर्गत आएगी? प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि के अंतर्गत आती है। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा कि ये जो पद्धति है स्लैश एंड बर्न, इसमें उर्वरक कहीं इस्तेमाल हो रहा है? फर्टिलाइजर नहीं। कोई आधुनिक औजार इस्तेमाल हो रहा है, प्रयोग किया जा रहा है? नहीं, है ना। तो इसके आगे मैं कट लगा देती हूँ, अर्थात ये नहीं प्रयोग किया जा रहा है। और जब ये नहीं होंगे, इनका उपयोग नहीं होगा, तो क्या होगा? इस तकनीक के माध्यम से जो फसलें उगाई जा रही हैं, जो अनाज उत्पादन किया जा रहा है, उसकी उत्पादकता क्या होगी? कम होगी। उत्पादकता कम होगी। इस सिंबल का मतलब क्या है? उत्पादकता कम है। ठीक है, और ये जो पद्धति है कर्तन एवं दहन प्रणाली स्लैश एंड बर्न टेक्निक कृषि की, जो कि प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग है, ये भारत में ही अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जानी जाती है। जैसे भारत की बात करें तो ये क्या है? उत्तर पूर्वी, उत्तर पूर्वी राज्यों में इस कृषि पद्धति को किन नामों से जानते हैं? असम है, असम राज्य में, मेघालय राज्य में, मिजोरम राज्य में और नागालैंड में। यहाँ पर इसी कृषि पद्धति को स्लैश एंड बर्न तकनीक को झूम कृषि कहते हैं। क्या कहते हैं? झूम कृषि कहते हैं। ठीक है, तो अलग अलग क्षेत्रों में, भारत के ही अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से ये कृषि पद्धति जानी जाती है। ठीक है, इसके अतिरिक्त उत्तर पूर्वी राज्य में ही मणिपुर में, मणिपुर में इसी कृषि पद्धति को क्या कहते हैं? पामलू कहते हैं। ठीक है, और छत्तीसगढ़ बस्तर जिले में इसके अतिरिक्त अंडमान
निकोबार द्वीप समूह में कर्तन दहन प्रणाली को किस नाम से पुकारते हैं? दीपा कहते हैं। क्या कहते हैं? दीपा कहते हैं। वहीं आंध्र प्रदेश में, कहाँ? आंध्र प्रदेश में ये क्या है? आंध्र प्रदेश। हिंदी में नाम लिख दो। पूरा ही चला गया मैम, कोई बात नहीं, फिर से बना लेते हैं। थोड़ा छोटा बनाते हैं ना। ये आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में इसी कृषि पद्धति को क्या कहते हैं? पोडू। किस नाम से जाना जाता है? पोडू या पेंडा। इसके अतिरिक्त ओडिशा में, उड़ीसा राज्य में इसे किस नाम से जानते हैं? पामा डाबी या फिर कोमान और बरीगा, इन तीनों ही नामों से इस क्षेत्र में, इस राज्य में जानी जाती है। ठीक है। इसके अतिरिक्त दक्षिण पूर्वी राजस्थान में इस कृषि पद्धति को वालरे या वाल्टरे नाम से जाना जाता है। वहीं पश्चिमी घाट में, ये क्या है? पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट में इस कृषि पद्धति को कुमारी कहते हैं। क्या कहते हैं? कुमारी कहते हैं। और झारखंड में क्या कहते हैं? झारखंड यहाँ है? नहीं, झारखंड में कुरुआ नाम से कर्तन दहन प्रणाली को जाना जाता है। इसके अतिरिक्त जो है अलग से लिख रही हूँ मैं, उत्तर पूर्वी प्रदेश में इसे झूम कृषि कहते हैं। क्या कहते हैं? झूम कृषि कहते हैं। और इसके अतिरिक्त अगर हिमालय क्षेत्र की बात करें तो हिमालय क्षेत्र में इस कृषि पद्धति को किस नाम से जाना जाता है? खिल। क्या नाम है? खिल नाम से जाना जाता है। तो तरीका एक ही है, लेकिन अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जानी जाती है। आपने देखा भारत के ही अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से कर्तन दहन प्रणाली को जाना जाता है। किन किन नामों से जाना जाता है ये भी आपने समझ लिया है ना। अगर आप विश्व के स्तर पर देखेंगे, विश्व के स्तर पर इस कृषि के, इस प्रणाली के अन्य नाम क्या हैं? विश्व के स्तर पर भी ये प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि की जाती है, लेकिन वहां पर नाम क्या है? अलग अलग है। जैसे भारत में ही आपने देखा
अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से ये कर्तन दहन प्रणाली या स्लैश एंड बर्न कृषि की जाती है। ठीक इसी तरह विश्व के स्तर पर भी ये कृषि की जाती है। इस तरह से जो कृषि की जाती है उसके अलग अलग नाम हैं। जैसे मैक्सिको में मैक्सिको और मध्य अफ्रीका, मैक्सिको और मध्य अफ्रीका के क्षेत्रों में कर्तन दहन प्रणाली को मिल्पा नाम से जाना जाता है। वहीं वेनेजुएला में इसे कोनुको नाम से जाना जाता है। ब्राजील देश में स्लैश एंड बर्न तकनीक से जो कृषि की जाती है उसे रोका नाम से जाना जाता है। वहां पर नाम क्या है? रोका। और मध्य अफ्रीका में मसोले नाम से जाना जाता है। आप यहाँ पर इसे हटा दीजिए, नहीं तो कंफ्यूजन होगा। ठीक है। और इंडोनेशिया में लदांग नाम से स्लैश एंड बर्न कृषि को जाना जाता है। और वियतनाम देश में कर्तन दहन प्रणाली से की जाने वाली जो कृषि है उसे रे नाम से जानते हैं। क्या नाम है? रे। ठीक है, इस नाम से जाना जाता है। और इस तरह से जो कृषि की जाती है, जमीन के टुकड़े को क्या करना है? पहले उसे साफ करना है, उसके बाद कुछ कटाई करनी है जो छोटे मोटे पौधे हैं, और फिर शेष को जला देना है। जलाने के बाद उसकी जो राख है मृदा में मिला देनी है, ताकि उसके जो पोषक तत्व हैं उस भूखंड के, उस भूभाग के, वो और अच्छे हो जाए। अच्छे से राख मिलकर क्या हो जाएगा? पोषक तत्व की मात्रा बढ़ जाएगी, और फिर उस पर क्या करनी है? कृषि करनी है, फसल उगाना है। लोग फसल उगाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। सेकेंड कृषि कौन सी थी? गहन जीविका कृषि। जीविका कृषि नाम क्या था? इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। यहाँ होगा जीविका निर्वाह कृषि, है ना। और निर्वाह कृषि तो आप जानते हैं क्या होती है। तो ये निर्वाह कृषि, अब हमें समझना क्या है इसमें? इंटेंस तरीके से, अर्थात अधिक उत्पादन किया जाता है ना। ऐसी कृषि कहाँ की जाती है? गहन जीविका कृषि जो है किन क्षेत्रों में की जाती है? इससे पहले हम ये जान ले कि ये जो कृषि है इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, इसमें एक क्या होगा? छोटा भूखंड होगा। तरीका सेम हुआ है ना, कुछ बदलेगा लेकिन, जिस पर साधारण औजार से, साधारण टूल की मदद से क्या की जाती है? खेती की जाती है, कृषि की जाती है। और अधिक श्रम, इसमें श्रम क्या होता है? अधिक श्रम से खेती की जाती है। और एक वर्ष में एक से अधिक फसलें उगाई जाती हैं। ये जो छोटा सा भूखंड है, इस पर एक वर्ष में एक से अधिक फसलें उगाई जाती हैं। ठीक है। ये कृषि, गहन जीविका कृषि कहाँ पर की जाती है? जहां पर, किन क्षेत्रों में की जाती है? जहां पर भूमि, जहां की भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक हो।
जनसंख्या का दबाव अधिक हो। दबाव से तात्पर्य जनसंख्या नीचे दबा नहीं रही है, अर्थात जनसंख्या अधिक है वहां पर, है ना। जनसंख्या अधिक होगी तो मांग अधिक होगी। मांग अधिक है से तात्पर्य भोजन की मांग, खाद्यान्न की मांग। तो मांग अधिक होगी तो उत्पादन भी तो अधिक करना पड़ेगा ना। तो भूमि, लेकिन भूमि हम जान रहे हैं कि कैसे है, छोटा भूखंड है, भूखंड छोटा ही है पर मांग ज्यादा है। तो उत्पादन क्या करना होगा, अधिक करना होगा। और उत्पादन अधिक करने के लिए हमें इस क्षेत्र में जो रहने वाले लोग हैं वो क्या करते हैं, उसमें उर्वरक, फर्टिलाइजर और की मात्रा बढ़ाकर, सिंचाई की दर बढ़ाकर, उसमें क्या करते हैं, कीटनाशक डालकर फसल में उत्पादन को बढ़ाते हैं। जबकि भूखंड छोटा है, अर्थात जोत का जो आकार है वो क्या है, छोटा है। ऐसे क्षेत्रों में क्या की जाती है, गहन जीविका कृषि की जाती है, जहां पर जनसंख्या का दबाव अधिक हो। तो ये कैसी खेती है, गहन जीविका कृषि? ये खेती है श्रम गहन खेती। आपने अभी जाना, तो श्रम गहन खेती है। और कौन से प्रदेश में ये कृषि की जाती है, मानसूनी प्रदेशों में ये कृषि प्रचलित है। मानसूनी प्रदेशों में ये कृषि क्या है, प्रचलित है। भारत मानसूनी प्रदेश है, ठीक है। अभी आपने जाना, मैं बस लिख रही हूं कि अधिक उत्पादन के लिए, अधिक मात्रा में, अधिक उत्पादन के लिए क्या डालते हैं, अधिक मात्रा में उर्वरक और सिंचाई का प्रयोग किया जाता है। जबकि जोत का आकार क्या है, छोटा। और जोत का आकार छोटा होने के कारण ही ये सारी समस्याएं हैं, क्योंकि जनसंख्या अधिक है तो मांग अधिक है, मांग अधिक है तो उत्पादन बढ़ाना होगा। उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या करना होगा, छोटे से भूखंड पर अधिक उर्वरक, अधिक मात्रा में उर्वरक, सिंचाई की दर अधिक और कीटनाशक का प्रयोग करके उत्पादन को बढ़ाना होगा। ठीक है, दैट इज गहन जीविका कृषि। छोटे से भूखंड पर एक वर्ष में एक से अधिक फसलें जो उगाई जाती हैं वही क्या है, इंटेंसिव फार्मिंग है। क्यों हो रही है ये आपने जान लिया। अब हम अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, तीसरी कृषि जिसे कहते हैं वाणिज्यिक कृषि, कॉमर्शियल फार्मिंग। जनसंख्या भारत में किस तरफ अधिक है, उत्तरी मैदान में। उत्तरी मैदान मेन तो याद होना चाहिए, उत्तरी मैदान में यूपी, बिहार, ये सब जो क्षेत्र हैं उत्तरी मैदान के अंतर्गत आएंगे। तो यहाँ पर जनसंख्या क्या है, अधिक है। तो यहाँ पर खेती कौन सी होंगी, समझ आ रहा है। लेकिन ये जो गहन जीविका कृषि है, निर्वाह कृषि का जो कॉन्सेप्ट है वो याद रखिएगा आप, कि सिर्फ परिवार के भरण पोषण के लिए ये कृषि की जाती है। ठीक है, ये हमेशा ध्यान में रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं, वाणिज्यिक कृषि। वाणिज्यिक कृषि से क्या तात्पर्य है, वो कृषि जिसे व्यापार करने के लिए की जाती है, वह कृषि जिसे व्यापार करने के लिए की जाए, व्यापार या विक्रय, बेचने के लिए की जाती है। क्या कहलाती है, वाणिज्यिक कृषि कहलाती है। वाणिज्यिक कृषि के क्या लक्षण होंगे, व्यापार के लिए जो कृषि की जाती है, मीन्स कि जो उत्पादन किया जा रहा है, ये कोई भूखंड है, ठीक है, इस पर जो कुछ भी उत्पादन किया जा रहा है, चाहे वो धान हो, गेहूं हो, केला हो, गन्ना हो, कुछ भी, वो किस उद्देश्य से किया जा रहा है, उसका उद्देश्य क्या है, व्यापार करना, बेच देना। ठीक है, उसका उद्देश्य है बेचना, दैट इज वाणिज्यिक कृषि। उद्देश्य क्लियर है इस कृषि का, इसलिए इसे वाणिज्यिक कृषि कहते हैं। मुख्य लक्षण क्या होते हैं वाणिज्यिक कृषि के, आइए जानते हैं। मुख्य लक्षण के अंतर्गत इस कृषि में आधुनिक निवेश होता है। इस कृषि में जो निवेश होता है वो कैसा है, आधुनिक निवेश है, मॉडर्न निवेश है। कैसे, देखते हैं। जैसे कि अधिक पैदावार,
अधिक पैदावार देने वाले बीजों का देने वाले बीज का उपयोग किया जाएगा। रासायनिक उर्वरक का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाएगा। रासायनिक उर्वरक, इसके अतिरिक्त कीटनाशक का भी प्रयोग किया जाएगा। और आधुनिक मशीन अधिकतम कार्य कौन करेगा? मशीनों के द्वारा करवाया जाएगा। इनकी मदद से वाणिज्यिक कृषि की जाती है। आप सोचिए, आधुनिक मशीन का प्रयोग किया जा रहा है तो क्या वाणिज्यिक कृषि जिस क्षेत्र पर की जा रही होगी, जिस भूमि पर की जा रही होगी, वो भूमि छोटी होगी? बिल्कुल नहीं। वो भूमि कैसी होगी? एक बड़ा भूखंड होगा। एक बड़े भूखंड पर या भूभाग या भूखंड पर ये कृषि की जाती है। कौन सी? कॉमर्शियल कृषि, फार्मिंग, वाणिज्यिक कृषि की जाती है। वाणिज्यिक कृषि के अंतर्गत अनाज कृषि भी आती है, जिसमें गेहूं, मक्का ये सब उत्पादन किया जाता है व्यापार करने के लिए। वाणिज्यिक कृषि के अंतर्गत मिश्रित कृषि भी आती है, जिसके अंतर्गत भोजन का भी उत्पादन होता है, पशुधनों का अर्थात पशुओं का पालन किया जाता है। ठीक है, उनका भी व्यापार करते हैं। व्यापार से तात्पर्य बेचना है ना। व्यापार में वैसे खरीदना और बेचना दोनों आता है। तो ऐसी कृषि जिसको बेचने के लिए किया जाए वो वाणिज्यिक कृषि है। ठीक है, भारत में ऐसी कृषि जिसको बेचने के लिए उत्पादन किया जाए वो वाणिज्यिक कृषि है। तो इस वाणिज्यिक कृषि के अंतर्गत हम देखने वाले हैं रोपण कृषि को। रोपण कृषि वाणिज्यिक कृषि के अंतर्गत आती है। रोपण कृषि के माध्यम से समझते हैं किस तरह से वाणिज्यिक कृषि होती है। रोपण कृषि, इसमें सिर्फ एक फसल लगाई जाती है, क्योंकि इसे बेचना है दूसरे देशों को। आपने जाना बेचने के लिए की जाती है, तो पूरे भूखंड पर एक जो बड़ा भूखंड है, बड़ा भूभाग है, उस पर सिर्फ एक फसल लगाई जाती है, सिंगल फसल, है ना। तो एक बड़े भूखंड में एक फसल बोई जाती है केवल, है ना। केवल एक फसल बोई जाती है। इस कृषि में पूंजी क्या होगी? अधिक लगेगी। पूंजी, पैसा अत्यधिक लगेगा। साथ ही श्रमिकों की मदद से ये कृषि की जाती है। क्यों? क्योंकि इतना बड़ा भूखंड है, इतना बड़ा भूभाग है कि उस पर अकेले कृषि कर पाना मुश्किल है। तो श्रमिकों की सहायता से ये कृषि की जाती है। श्रमिकों की सहायता से। और जो उत्पादन होता है वो उद्योगों में कच्चे माल के रूप में प्रयोग होता है। जो उत्पादन होता है वो उद्योगों में कच्चे माल के रूप में प्रयोग में आता है। रोपण कृषि के अंतर्गत कौन सी फसलें बोई जाती हैं? भारत में आपने देखा होगा केला, जिस भी क्षेत्र में केला लगा होता है वहां पर सिर्फ केला ही लगा होता है। एक बड़े बड़े से भूखंड होते हैं और आप दूर तक जहां तक देखते हैं वहां तक आपको एक बड़े भूखंड में सिर्फ केले के पेड़ ही दिखाई पड़ते हैं। तो वो क्या है? कॉमर्शियल फार्मिंग, वाणिज्यिक कृषि। बेचने के उद्देश्य से उन्हें लगाया गया है। ठीक है, केला है या फिर चाय, कॉफी, ये सब वाणिज्यिक कृषि के अंतर्गत आने वाली फसल है। रबड़, गन्ना, काजू आदि। ध्यान रहे,
जो रोपण कृषि है या जो वाणिज्यिक कृषि है, रोपण कृषि तो वाणिज्यिक कृषि का एक भाग है, ठीक है। तो जो वाणिज्यिक कृषि होती है वो बिक्री करती है। हमने जाना वाणिज्यिक कृषि बिक्री के लिए होता है। वाणिज्यिक कृषि बिक्री के लिए होता है। वाणिज्यिक कृषि का जो उत्पादन है, उत्पादन किसके लिए? बिक्री के लिए या बेचने के लिए होता है ना। इसलिए इसके विकास में, किसके? वाणिज्यिक कृषि के विकास में परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन और संचार साधन, कम्युनिकेशन, है ना, परिवहन और संचार साधन से जुड़े हुए जो उद्योग और बाजार हैं वो भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्योंकि एक स्थान से जहां पर केले का, जैसे ये एक बड़ा भूखंड है, यहाँ पर केले लगाए गए हैं, केले के पेड़ों को लगाया गया है। जहां पर लगाया गया है वहां से बाजार तक पहुंचने के लिए क्या चाहिए? व्हीकल चाहिए। क्या चाहिए? व्हीकल चाहिए, साधन चाहिए। कोई गाड़ी, ट्रक कुछ तो चाहिए ना। उस पर केले के जो बड़े बड़े गट्ठे होते हैं उनको रखना, लादना और फिर उन्हें बाजार तक पहुंचाना, ठीक है। तो परिवहन और संचार साधन से संबंधित जो उद्योग है, उद्योग बाजार महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, महत्वपूर्ण योगदान देते हैं वाणिज्यिक कृषि में। क्योंकि बेचना उद्देश्य है, अर्थात बाजार तक पहुंचाना क्या है? जरूरी है। और बाजार तक पहुंचने के लिए ट्रांसपोर्टेशन अर्थात कोई ना कोई साधन चाहिए होगा। इसके अतिरिक्त, साधन के अतिरिक्त बाजार चाहिए जहां बेचना है, ठीक है। तो ये क्या हो गई? ये हो गई वाणिज्यिक कृषि। भारत में बंगाल और असम में चाय का उत्पादन किया जाता है वाणिज्यिक कृषि के अंतर्गत, और कर्नाटका में कॉफी, ठीक है। अगर आप विश्व स्तर पर देखेंगे तो मलेशिया में रबड़ का उत्पादन, ब्राजील में कहवा का उत्पादन, ये क्या है? रोपण फसलें हैं। आगे बढ़ते हैं। हमने कृषि कितने प्रकार की होती है उसे समझ लिया है। अब हम क्रॉपिंग पैटर्न को समझेंगे। भारत में क्रॉपिंग पैटर्न क्या है? फसलों का क्रॉपिंग पैटर्न क्या है? कृषि का क्रॉपिंग पैटर्न क्या है? इसे मैं इंग्लिश में ही लिख रही हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो, या फिर मैं साथ में लिख देती हूँ, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। सस्य प्रारूप, ठीक है। भारत में कृषि की फसलों का, कृषि की कृषि की फसलों का जो क्रॉपिंग पैटर्न है वो 3 प्रकार का है। भारत में कृषि में 3 प्रकार का क्रॉपिंग पैटर्न है, ठीक। कौन कौन से? रबी फसल, खरीफ फसल और जायद फसल। ये 3 तरह की फसलें भारत में उगाई जाती हैं। भारत में ये 3 प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। ये क्रॉपिंग पैटर्न है भारत की फसलों का, ठीक है। एक एक करके हम आगे बढ़ते हैं। रबी फसल। रबी फसलें वो फसलें होती हैं जो शीत ऋतु में बोई जाती हैं और गर्मी में काटी जाती हैं। तो कब बोई जा रही है? शीत ऋतु में
ठंडी के समय शीत ऋतु में बोई जाती हैं। शीत ऋतु में बोई जा रही है तो कब? अक्टूबर से दिसंबर के बीच जो फसलें बोई जाती हैं वो किसके अंतर्गत आएंगी? रबी के अंतर्गत आएंगी। ठीक है, शीत ऋतु में बोई जाती हैं और ग्रीष्म ऋतु में, गर्मी के मौसम में फसल काटी जाती है। काटी जाती है ग्रीष्म ऋतु में कब? अप्रैल से जून के मध्य, इसके बीच में फसल कट जाती है, जून के मध्य में। ठीक है, तो जो फसलें इसके अंतर्गत आएंगी, शीत ऋतु में बोई जाती हों और गर्मी के समय काट ली जाती हैं, वो फसलें रबी फसल कहलाएंगी। कौन से फसलें आएंगी इसके अंतर्गत? मुख्य फसलें हैं गेहूं। गेहूं क्या है? रबी फसल है। क्या है? रबी फसल है। जौ, वीट। गेहूं क्या है? वीट। गेहूं से क्या बनता है? आटा, हम प्रतिदिन रोटी खाते हैं ना। मटर, शीत ऋतु में मटर का क्या होता है? सीजन होता है, हम लोग मटर ठंडी में खाते हैं। चना, सरसों, ये क्या है? रबी की फसलें हैं। और रबी की फसलों के उत्पादन के क्रम में अगर देखेंगे तो कुछ राज्य हैं जो रबी फसल में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, रबी फसल के उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। तो उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण राज्य, किसका उत्पादन? रबी फसलों का। जैसे पंजाब, ऐसे नहीं लिखना है, चलिए, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। इसके अतिरिक्त पंजाब और जो हरियाणा क्षेत्र है, पंजाब और हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान का कुछ भाग। कहाँ का? राजस्थान का कुछ भाग। इस भाग में हरित क्रांति की जो सफलता थी उसके कारण वृद्धि देखने को मिली। इसकी हरित क्रांति की सफलता भी इसकी वृद्धि में महत्वपूर्ण कारक थी। इसकी से मतलब रबी फसलों की वृद्धि में, विशेषकर गेहूं, इसकी वृद्धि में महत्वपूर्ण कारक थी। प्रश्न है, हरित क्रांति क्या है? हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ाने के लिए चलाई गई थी एक क्रांति, एक कृषि क्रांति। हरित क्रांति बेसिकली क्या है? कृषि क्रांति है जो उत्पादन को बढ़ाने के लिए चलाई गई थी। उत्पादन को बढ़ाने के लिए, ठीक है। कब? 1960 के दशक में। 1960 के दशक में इसकी शुरुआत हुई। विश्व स्तर पर इसे हरित क्रांति के जनक जो हैं, विश्व स्तर पर नॉर्मन बोरलॉग हैं और भारत में
डॉक्टर MS स्वामीनाथन। उद्देश्य आपने जान लिया, उत्पादन को बढ़ाना। उत्पादन बढ़ेगा तो दूसरे देशों पर निर्भरता क्या होगी, घटेगी। आयात घटेगा, किसका, खाद्यान्न का। ठीक है, इस तरह से आपने रबी फसल के बारे में जान लिया। और आप जो नहीं जान पाए हैं वो क्या है, कि रबी फसल जैसे कि गेहूं की फसल है, गेहूं की फसल शीत ऋतु में बोई जाती है, अक्टूबर से दिसंबर के मध्य, और ग्रीष्म ऋतु में काटी जाती है। ठीक है, लेकिन जो गेहूं की फसल है, इसको पानी बहुत कम चाहिए होता है ना। तो जो पानी चाहिए होता है बहुत, एक तो कम चाहिए होता है, लेकिन जो चाहिए सिंचाई के लिए वो करना नहीं पड़ता। बेसिकली गेहूं की सिंचाई करनी नहीं पड़ती, बहुत कम करनी पड़ती है। तो पानी मिलता कहाँ से है इसे, आपने जाना है कि शीत ऋतु में शीतोष्ण पश्चिमी विक्षोभ आते हैं जो वर्षा लाते हैं। क्या करते हैं, वर्षा लाते हैं। और ये विक्षोभ कहाँ से आते हैं, शीतोष्ण पश्चिमी विक्षोभ भूमध्य सागर से ये हवाएं उठती हैं, और भूमध्य सागर से उठकर कहाँ आती हैं, भारत की ओर आती हैं। ठीक है, तो उन्हीं से वर्षा होती है भारत के क्षेत्र में, जो रबी की फसल के लिए, विशेषकर गेहूं की फसल के लिए क्या है, बहुत ही आवश्यक है और बहुत ही लाभदायक है। स्पष्ट है। आगे देखते हैं, खरीफ फसल। दूसरी फसल कौन सी है, खरीफ फसल। रबी फसल के बारे में हमने जान लिया, अब बारी है खरीफ फसल की। खरीफ फसल उन फसलों को कहते हैं जो मानसून के आगमन के साथ, मानसून के आने के साथ, आने पर क्या होता है, बोई जाती है। खरीफ फसल उन फसलों को कहते हैं जो मानसून के आगमन के साथ या आने पर बोई जाती हैं, बोई जाती हैं। आगमन से क्या तात्पर्य है, मानसून कब आता है, जून से जुलाई के बीच फसलें बोई जाती हैं। वो फसल क्या कहलाएंगी, खरीफ फसल। कब काटी जाती हैं ये फसलें, जो जून जुलाई में बोई जा रही हैं, सितंबर से अक्टूबर के मध्य, सितंबर से अक्टूबर के मध्य ये फसलें काट ली जाती हैं, है ना। इन फसलों के अंतर्गत, खरीफ फसलों के अंतर्गत कौन सी मुख्य फसलें होंगी, जो खरीफ फसल जिन्हें कहेंगे। प्रश्न पूछा जाता है ना कई बार कि ये फसल कौन सी है, जैसे गेहूं कौन सी फसल है, रबी की फसल है। प्रश्न पूछ लिया जाए सरसों कौन सी फसल है, रबी फसल है। ठीक है, चना कौन सी फसल है, रबी की फसल है। तो प्रश्न इस तरह से पूछे जाते हैं, इसलिए आप ध्यान रखेंगे। खरीफ फसल के अंतर्गत कौन सी फसल आएगी, सबसे पहले चावल। हम लगभग डेली ही चावल खाते हैं ना, दाल चावल। देखिए, जब दाल और चावल, सब्जी रोटी, इसमें रबी और खरीफ दोनों फसल है आप खा रहे हैं। जब आप रोटी खा रहे हैं तब रबी फसल को खा रहे हैं, क्योंकि उसके अंतर्गत गेहूं है और गेहूं से आटा बनता है। जब आप चावल खा रहे हैं तो खरीफ फसल के अंतर्गत आता है चावल, और चावल आप खा रहे हैं प्रतिदिन। ठीक है, तो चावल मुख्य फसल, चावल। फिर मक्का, इसके अतिरिक्त मक्का, ज्वार, बाजरा, ये सब खरीफ फसलें हैं। तुअर, तुअर अर्थात अरहर की दाल, जिन्हें ना समझ में आए तो पीली वाली दाल। ठीक है, मूंग दाल, उड़द दाल, कपास, जूट, मूंगफली, सोयाबीन, ये सब क्या है, खरीफ फसल है। अर्थात ये फसलें कब काटी जाएंगी और कब बोई जाएंगी, इससे तय होता है कि कौन सी फसल रबी है और कौन सी फसल खरीफ है। ठीक है, अब बात करते हैं चावल खेती की। चावल
खेती। ये मुख्य रूप से असम, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल, विशेषकर कोंकण तटीय क्षेत्र। कौन सा? कोंकण तटीय क्षेत्र। इन क्षेत्रों में क्या की जाती है? चावल की खेती की जाती है। उत्तर प्रदेश और बिहार, और बिहार, बिहार में चावल की खेती की जाती है। वर्तमान समय में पंजाब और हरियाणा, पंजाब और हरियाणा में बोई जाने वाली मुख्य फसल बन गई है कौन सी? चावल। बोई जाने वाली मुख्य फसल बन गई है, जबकि वहां परिस्थितियां अनुकूल नहीं है, तो सिंचाई के माध्यम से वहां पर इसका जो उत्पादन है बड़े पैमाने पर किया जाता है। इसके अतिरिक्त असम, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, इन क्षेत्रों में जो चावल की खेती है, चावल से पहले क्या होता है, जब वो पौधे में लगा होता है तो उसे धान कहते हैं, उसकी भूसी जब हटाते हैं तब चावल निकलता है ना। तो इस असम और पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के क्षेत्रों में धान की 3 किस्में उगाई जाती हैं। 3 किस्में, 3 तरह की या फसलें उगाई जाती हैं। किसकी? धान की। धान की ही 3 तरह की फसलें उगाई जाती हैं। कौन कौन सी? औस, अमन, बोरो। जो अमन फसल है, धान की अमन किस्म है, ये मानसून के समय बोई जाती है। इसके बाद जब मानसून में ये जो अमन बोई गई है ये कट जाती है, उसके बाद बोरो धान की किस्म बोई जाती है, और मानसून से पहले औस धान की किस्म बोई जाती है। इसे आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद हम अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा है जायद फसल। क्रॉपिंग पैटर्न में 2 पैटर्न हम समझ चुके हैं, तीसरा है जायद फसल। जायद फसल वो फसलें होती हैं जो रबी फसल और खरीफ फसलों के बीच में बोई जाती हैं। जायद फसलें वे फसलें होती हैं जो रबी फसल और खरीफ फसलों के मध्य में बोई जाती हैं। इसके अंतर्गत कौन सी फसलें आएंगी? तरबूज, खरबूज, खरबूजा है ना, खरबूजा, खीरा, सब्जी, चारा, ये सब क्या है? जायद फसलें हैं। ठीक है। इसी के साथ नोट करके आप यहाँ पर लिख लीजिए कि गन्ना, गन्ना की जो फसल है, गन्ना की फसल को तैयार होने में, गन्ना फसल को
तैयार होने में कितना समय लगता है? 1 वर्ष। तैयार होने में 1 वर्ष लगता है। ठीक है, इसे याद रखेंगे। आगे बढ़े। अगला टॉपिक क्या था? अब हम पढ़ने वाले हैं मुख्य फसलों को। रबी के अंतर्गत आपने कई फसलें जानी कि रबी की फसल के समय कौन सी फसलें बोई जाती हैं, खरीफ फसल में कौन सी फसल बोई जाती है, जायद फसलों में कौन सी फसलें बोई जाती हैं। अब हम इन्हीं में से कुछ फसलों को निकाल कर पढ़ने वाले हैं, दैट इज मुख्य फसलें। मुख्य फसलों के अंतर्गत हमने क्या जाना था? भारत में कई प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं, जिसमें से कुछ खाद्य वाली फसलें होती हैं, खाद्यान्न अर्थात अनाज वाली फसलें हैं, कुछ अनाज से अतिरिक्त फसलें हैं जिसे अन्य खाद्य फसलें कहते हैं, और कुछ ऐसी फसलें हैं जो अखाद्य हैं, मीन्स उन्हें खाते नहीं हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम खाद्य फसलों को जानेंगे। खाद्य फसलें, खाने वाली, खाद्यान्न, अनाज वाली फसलें। खाद्य फसलों के अंतर्गत सबसे पहले जिस फसल को हम पढ़ने वाले हैं वो है चावल। चावल कौन सी फसल है? सबसे पहले चावल खरीफ फसल है। कब बोई जाती है? अभी आपने जाना, मानसून के आगमन या मानसून के आने पर यह फसल बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर में यह फसल काट ली जाती है। ठीक है, तो चावल एक खरीफ फसल है और कब बोई जाती है, कब काटी जाती है, ये आपको पहले से पता है। चावल भारत में अधिकांश लोगों का खाद्यान्न है, अधिकांश लोगों का क्या है? भोजन है। भारत में अधिकांश लोगों का खाद्यान्न है। खाद्यान्न अर्थात खाद्य अन्न है ना, या भोजन है क्या? चावल। ये एक मुख्य आहार है, चावल मुख्य आहार है, स्टेपल फूड है, अधिकांश लोग खा रहे हैं इसे, स्टेपल फूड है। चावल के उत्पादन में भारत का स्थान क्या है? भारत का स्थान, भारत का स्थान क्या है? द्वितीय, सेकंड है। भारत का स्थान है सेकंड चावल उत्पादन में। तो प्रथम किसका है? प्रथम है चीन का। ठीक, चावल को उगाने के लिए जो तापमान चाहिए वो क्या हो? कितना तापमान चाहिए चावल को उगने के लिए? 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक। तापमान को किसमें नापते हैं? सेल्सियस में। से अधिक, या आप कह सकते हो उच्च तापमान। चावल की फसल के लिए तापमान कैसा चाहिए? उच्च चाहिए। और आर्द्रता अर्थात नमी अधिक चाहिए, आर्द्रता अधिक चाहिए। तो वर्षा कितनी होगी? 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा हो तो चावल के लिए क्या है? अच्छा है, उत्पादन अच्छा होगा। और ऐसा कोई क्षेत्र है जहां पर क्या है? वर्षा कम होती है, वर्षा कम होती है, तो उन क्षेत्रों में सिंचाई के माध्यम से चावल को उगाया जाता है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में सिंचाई के माध्यम से उगाई जाती है। ये तो है कम वर्षा वाले क्षेत्रों में। इसके अतिरिक्त चावल का उत्पादन किन क्षेत्रों में भारत में किया जाता है? उत्तर में और उत्तर पूर्वी मैदानों में, उत्तरी मैदान में और उत्तर पूर्वी मैदान में। इसके अतिरिक्त तटीय क्षेत्रों में,
और डेल्टाई प्रदेशों में, डेल्टा के क्षेत्रों में इसे उगाया जाता है। किसे? चावल को डेल्टाई प्रदेशों में उगाया जाता है। इन क्षेत्रों की जो मृदा है वो कैसी है? जलोढ़ मृदा है। क्या है? जलोढ़ मृदा है, एलुवियल सॉइल है। तो चावल किस मृदा में उगाते हैं? जलोढ़ मृदा में, एलुवियल सॉइल, जिसमें जल रोकने की क्षमता है। जलोढ़ मृदा अर्थात नदी द्वारा लाई गई जो अवसाद होते हैं उससे बनी मृदा, या नदी द्वारा लाई गई मृदा को जलोढ़ मृदा कहते हैं। चावल का जो उत्पादन है वो पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ भाग, इन क्षेत्रों में कम वर्षा होती है तो क्या होगा? फसल उगाना संभव नहीं होगा। लेकिन नहरों का जाल है इन क्षेत्रों में, नहरों का जाल और नलकूपों की सघनता के कारण, नलकूप काफी हैं तो नलकूपों की सघनता के कारण इस क्षेत्र में चावल का उत्पादन किया जाता है। चावल का उत्पादन किया जाता है, जबकि ये कम वर्षा वाले क्षेत्र हैं। ठीक है। नेक्स्ट फसल है गेहूं की फसल। गेहूं, व्हीट। गेहूं भारत की क्या है? दूसरी सबसे महत्वपूर्ण फसल है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण फसल है। ये किन क्षेत्रों में इसका उत्पादन किया जाता है? देश के उत्तर और उत्तर पश्चिमी भाग में गेहूं का उत्पादन किया जाता है। उत्तर और उत्तर पश्चिमी भाग में गेहूं क्या है? रबी फसल है। रबी फसल है। कब बोई जाएगी? शीत ऋतु में। कब काटी जाएगी? गर्मी के समय। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। और इसके लिए वर्षा, गेहूं को वर्षा कहाँ से मिलती है? पश्चिमी विक्षोभ से। ठीक है, भूमध्य सागर से जो हवाएं उठकर आती हैं वही वर्षा करती हैं, जो गेहूं के लिए, गेहूं के उत्पादन में सहायक होती हैं। रबी, ये जो गेहूं है, लगाने के लिए शीत ऋतु यानी ठंडे मौसम की आवश्यकता होती है, और गेहूं पकने के समय खिली धूप की आवश्यकता होती है। किसकी? खिली धूप की आवश्यकता होती है। इसीलिए गर्मी के समय से काटा जाता है, क्योंकि उस समय ये पक जाती है। वर्षा कितनी चाहिए? वर्षा मात्रा लिखने की कोई जरूरत नहीं है। 50 से 75 सेंटीमीटर की वर्षा पर्याप्त है इसके लिए, गेहूं के उत्पादन के लिए। भारत में गेहूं उगाने वाले दो क्षेत्र क्या हैं? मुख्य हैं। दो मुख्य क्षेत्र हैं गेहूं उगाने के लिए, उत्पादन के लिए। कौन कौन से? उत्तर पश्चिम में गंगा सतलुज का मैदान, गंगा सतलुज का मैदान, और दक्कन का काली मिट्टी वाला प्रदेश। कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी। काली मिट्टी आपको याद है?
काली मिट्टी का प्रदेश। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहते हैं, काली मिट्टी को काली कपास मिट्टी भी कहते हैं, जो कपास के उत्पादन के लिए है ना, विशेष तौर से कपास का उत्पादन किया जाता है इस मिट्टी में। तो इस मिट्टी में गेहूं का उत्पादन भी होता है। ये मुख्य क्षेत्र है। अगर राज्यों के स्तर से देखें तो मुख्य राज्य कौन से हैं गेहूं के उत्पादन के लिए? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। इसी के साथ बिहार और राजस्थान का कुछ भाग। राजस्थान का कुछ भाग। इसी के साथ गेहूं के बारे में आपने जान लिया है ना। इसके आगे हमें खाद्य फसलों के अंतर्गत ही मोटा अनाज, बाजरा, मक्का, दलहन, इन्हें पढ़ना है, जिसे हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।